हेलो एवरीवन, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज का ये एनालिटिकल सेशन यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स के लिए लिटरली एक गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के सबसे कॉ कॉन्सेप्ट को डीकोड करने वाले हैं। वो फंडामेंटल फोर्सेस जो लगातार हमारी पृथ्वी के आकार को बदल रही हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फिजिकल ज्योग्राफी के इस इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन को समझते हैं। एक नज़र आज के इस स्ट्रक्चर्ड रोड मैप पर डालते हैं। हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बीच का फर्क समझेंगे, वेदरिंग और मास मूवमेंट जैसे कोर टॉपिक्स कवर करेंगे और फाइनली सॉइल फॉर्मेशन यानी मिट्टी बनने की प्रोसेस तक जाएंगे। ये पूरा सीक्वेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत हाई यील्ड है, इसलिए फोकस बनाए रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस के पहले और सबसे फंडामेंटल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती क्या हैं। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट समझने वाला ये है कि पृथ्वी का क्रस्ट यानी अपर लेयर कभी भी स्टैटिक या शांत नहीं रहती। ये एकदम डायनामिक सिस्टम है। पृथ्वी के अंदर की हीट और बाहर के क्लाइमेटिक एलिमेंट्स दोनों लगातार मिलकर इस क्रस्ट पर अपना असर डालते हैं। इन्हीं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, बदलते हैं और टूटते हैं, और इसी लगातार चलने वाले बदलाव को ही हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं। अगर ध्यान से देखें तो पृथ्वी की सतह पर एक तरह का एंडलेस जियोलॉजिकल वॉर चल रहा है। एक तरफ है एंडोजेनिक फोर्सेस, ये पृथ्वी के अंदर से आती हैं और जमीन को ऊपर उठाकर इरेगुलरिटीज या पहाड़ बनाती हैं, और दूसरी तरफ है एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये फोर्स ठीक इसके ऑपोजिट काम करती हैं। ये बाहर से आती हैं और इन्हीं उभरे हुए हिस्सों को घिस कर वापस समतल या फ्लैट करने की कोशिश करती हैं। अब हमारे दूसरे सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे पृथ्वी के अंदर की ये इमेंस एनर्जी इतने बड़े और मैसिव जियोलॉजिकल चेंजेस लाती है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायस्ट्रॉफिज्म या पताल विरूपण एक बहुत हेविली टेस्टेड एरिया है। इसमें बड़े पैमाने पर होने वाले चेंजेस शामिल हैं, चाहे वो हिमालय जैसे शार्प माउंटेन्स का बनना हो या पूरे कॉन्टिनेंट का धीरे धीरे ऊपर उठना। पर सोचिए, इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है अंदर की रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल फ्रिक्शन और पृथ्वी की प्राइमोर्डियल हीट से। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंटरनल फोर्सेस को समझने के बाद अब अपना फोकस थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट करते हैं। आइए उन एक्सटर्नल फोर्सेस को देखें जो बेसिकली सूरज की एनर्जी और ग्रेविटी से चलती हैं और डिस्ट्रक्शन का काम करती हैं। मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली मार्क्स बढ़ाते हैं। अगर हर ड्यूनिडेशनल प्रोसेस को उसके ड्राइविंग फोर्स से लिंक किया जाए तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे वेदरिंग के पीछे प्योरली ग्रेविटी और मॉलिक्यूलर प्रेशर का हाथ है, जबकि इरोजन पूरी तरह से फ्लोइंग वाटर या विंड की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। ऐसे इंटरलिंकेजेस आंसर को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। आइए अब देखते हैं कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से चट्टानें आखिर टूटती कैसे हैं, जिसे हम वेदरिंग या अपक्षय कहते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड रुकते हैं। प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट अक्सर एक ट्रैप की तरह आता है। क्या वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन एक ही चीज़ है? क्या खनिजों का टूटना और उनका बहकर दूर जाना एक ही प्रोसेस का हिस्सा है? इसका जवाब एक सॉलिड नहीं है। वेदरिंग ठीक उसी जगह पर होती है जहां चट्टान नेचुरली रखी हुई है। इसमें टूटे हुए मलबे का कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होता, इसलिए ये स्ट्रिक्टली एक इन सिटू यानी ऑन साइट प्रोसेस है। इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त इन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को डीपली याद रखना बहुत काम आता है। ये केमिकल रिएक्शंस रॉक्स के मिनरल कंपोजिशन को पूरी तरह बदल देती हैं। ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खुले में रखे लोहे पर जंग लगना, और जब चट्टान में जंग लगता है तो वो ग्रेजुअली अंदर से बहुत कमजोर हो जाती है। रियल वर्ल्ड में फिजिकल वेदरिंग के बहुत शानदार एग्जाम्पल्स मिलते हैं। एक तरफ प्रेशर रिलीज होने की वजह से चट्टानें प्याज के छिलकी की तरह परत दर परत उतर रही हैं, जिसे एक्सफोलिएशन डोम कहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ डेली टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण छोटे लेवल पर रॉक्स का ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। दोनों ही फिजिक्स के कमाल हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लाइमेट का इम्पैक्ट इन सब पर कितना डीप होता है। खासकर बारिश और टेम्परेचर डायरेक्टली ये डिसाइड करते हैं कि वेदरिंग कितनी गहरी होगी।
ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन्स में जहां बारिश ज्यादा है वहां केमिकल वेदरिंग बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है, जबकि ड्राई डेजर्ट्स में फिजिकल वेदरिंग का असर कहीं ज्यादा दिखता है। चलिए अपने नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे बिना पानी, हवा या बर्फ के सिर्फ ग्रेविटी की ताकत से इतना सारा रॉक डेब्री स्लोप से नीचे मूव कर सकता है। क्विक रिवीजन के लिए मास मूवमेंट्स को उनकी स्पीड, मॉइस्चर और स्लोप के हिसाब से कैटेगराइज करना एक परफेक्ट मेंटल मैप बनाता है। इसमें एक सिंपल सी बात हमेशा याद रखनी है, इस मूवमेंट में डेब्री को कैरी करने के लिए किसी एक्सटर्नल बहते हुए मीडियम की जरूरत नहीं होती। यहाँ ग्रेविटी ही अकेली सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी रियल लाइफ में क्या है? यही कि हिमालय जैसे टेक्टोनिकली एक्टिव और हेवी रेनफॉल वाले इलाकों में लैंडस्लाइड्स जैसे रैपिड मास मूवमेंट्स एक बेहद खतरनाक और कांस्टेंट जियोग्राफिकल रियलिटी हैं। जब स्टीप स्लोप्स और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी एक साथ मिलते हैं तो रिजल्ट काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। और फाइनली आइए इन सभी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के अल्टीमेट और लाइफ गिविंग रिजल्ट को एक्सप्लोर करते हैं, जिसे हम सॉइल फॉर्मेशन या मिट्टी का बनना कहते हैं। पेडोजेनेसिस सच में एक मैजिकल प्रोसेस है। ये वेदरिंग से शुरू होती है और हजारों साल के टाइम स्पैन में एक बेजान चट्टान की लेयर को एक डायनामिक, लाइफ सस्टेनिंग आवरण में बदल देती है। सॉइल का मतलब सिर्फ टूटे हुए पत्थर नहीं है, बल्कि ये केमिकल्स और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का एक पूरा का पूरा एक्टिव इकोसिस्टम है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इन 5 डिफिनिटिव फैक्टर्स को बिल्कुल टिप्स पर याद रखना चाहिए। इन्हें क्लियरली कैटेगराइज किया गया है। क्लाइमेट और बायोलॉजी जैसे एक्टिव फैक्टर्स जो इस प्रोसेस को ड्राइव करते हैं, और पेरेंट रॉक और टोपोग्राफी जैसे पैसिव फैक्टर्स जो सिर्फ एक फिजिकल बेस देते हैं। और टाइम इन सभी को मिक्स करके सॉइल को मैच्योरिटी तक ले जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर का एंड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर करते हैं। अगर सॉइल फॉर्मेशन इन 5 फैक्टर्स का एक कंटिन्यूअस इंटरप्ले है, तो मिट्टी का बनना आखिर कंप्लीट कब होता है? फैक्ट्स तो ये है कि सॉइल कभी कोई स्टैटिक या कंप्लीटली फिनिश्ड लेयर होती ही नहीं है। ये एक एंडलेस, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लिविंग सिस्टम है जो अपने एनवायरनमेंट पर हेविली डिपेंड करता है। मेंस एग्जाम में इस डायनामिक नेचर को समझना और लिखना सच में एक एज देता है। उम्मीद है आज के सेशन से फिजिकल ज्योग्राफी के ये कोर फंडे एकदम क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही लगातार डेप्थ में पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, जब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो वो बाहर से कितनी शांत और स्थिर लगती है ना? ऐसा लगता है मानो सब कुछ बस ठहरा हुआ है। लेकिन सच तो यह है कि हमारी पृथ्वी असल में एक बहुत बड़ा, कभी न रुकने वाला कंस्ट्रक्शन साइट है। जी हाँ, एक अनंत निर्माण स्थल जहां 24 घंटे कुछ न कुछ बन रहा है और कुछ न कुछ टूट रहा है। आज की इस चर्चा में हम पृथ्वी की इसी शानदार और कभी न रुकने वाली प्रक्रिया की गहराई में उतरने वाले हैं। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी नदियां और खूबसूरत घाटियां हैं, आखिर इन्हें बनाता कौन है? क्या ये शुरुआत से ही ऐसे थे? बिल्कुल नहीं। हमारे ग्रह की इस ऊबड़-खाबड़ सतह को आकार देने के पीछे कुछ अदृश्य बल लगातार बिना थके काम कर रहे हैं। ये बल इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि एक तरफ तो ये विशाल पहाड़ों को खड़ा कर देते हैं और दूसरी तरफ उन्हें पीसकर पूरी तरह मिट्टी में भी बदल सकते हैं। तो हमारी आज की इस यात्रा की रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वी की आकृतियों का रहस्य, फिर बात करेंगे चट्टानों के टूटने यानी अपक्षय की, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का खेल जिसे वृहद संचलन कहते हैं, फिर गति और जमाव यानी अपर्दन, और बिल्कुल अंत में इन सब से बनने वाले जीवन के आधार यानी मृदा की। चलिए एक विशाल पहाड़ के टूटकर मिट्टी में बदलने के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले भाग की ओर, पृथ्वी की आकृतियों का रहस्य। यहीं पर असल में मंच तैयार होता है, पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी शक्तियों के बीच होने वाले एक बहुत बड़े महासंग्राम के लिए। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे पास अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्सेस हैं। ये पृथ्वी के अंदर बैठे हमारे मास्टर बिल्डर्स हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं नीचे से जोर लगाती हैं, धरातल को ऊपर उठाती हैं और नए नए पहाड़ों का निर्माण करती हैं। लेकिन ठीक उसी समय बाहरी शक्तियां यानी बहिर्जनिक बल जैसे हवा, पानी और मौसम हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाते हैं। उनका काम है इन पहाड़ों को मिटाना या वापस समतल करना। सच में यह निर्माण और विनाश का एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म ही नहीं होता।
अब आगे बढ़ते हैं बाहरी शक्तियों के पहले और सबसे खामोश हथियार की तरफ, यानी चट्टानों का टूटना, जिसे हम अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। ये पहाड़ों का वो टूटना है जो बिल्कुल बिना किसी शोर शराबे के होता है। अब देखिए, इस परिभाषा में जो सबसे जरूरी बात है ना, वो है अपने ही स्थान पर टूटना। अपक्षय में चट्टानें टूटती तो जरूर हैं, लेकिन वे कहीं बहकर नहीं जाती। वे बस वहीं अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कमजोर हो जाती हैं। ये एक बेहद शांत, स्थिर और धीमी प्रक्रिया है, मानो मौसम और प्रकृति चुपचाप अपना असर दिखा रहे हों। प्रकृति इन विशाल चट्टानों को कमजोर करने के लिए मुख्य रूप से 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल करती है: भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। आइए इन तीनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। भौतिक अपक्षय पूरी तरह से यांत्रिक दबाव यानी फिजिकल फोर्स का खेल है। अब अपशल्कन को ही ले लीजिए। इसमें चट्टानों की परतें तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से ठीक उसी तरह उतरने लगती हैं जैसे हम किसी प्याज के छिलके उतार रहे हों। है ना अद्भुत? और हिमकरण का तो जवाब ही नहीं। चट्टान की दरार में पानी भर जाता है, रात की ठंड में वो जमकर बर्फ बन जाता है, और हम जानते हैं कि बर्फ फैलती है। बस इसी फैलाव से चट्टानें अंदर ही अंदर चटक जाती हैं। दूसरी तरफ है रासायनिक अपक्षय। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खुली हवा में रखे किसी लोहे की कील में धीरे धीरे जंग लग जाता है। ऑक्सीकरण के कारण लौहयुक्त चट्टानों में सच में जंग लग जाता है। और एक और दिलचस्प बात, जब बारिश के पानी में हवा की कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो वो एक हल्का सा एसिड बन जाती है। यही एसिड कार्बनेशन प्रक्रिया के जरिए विशाल चूना पत्थर की चट्टानों को धीरे धीरे बिना किसी को भनक लगे पिघला देता है। और अपक्षय का तीसरा प्रकार तो बहुत ही जीवंत है, क्योंकि इसमें जीवन खुद ही पृथ्वी की पपड़ी को तोड़ने में लगा हुआ है। जरा कल्पना कीजिए, छोटे छोटे केंचुए, दीमक और बिल बनाने वाले चूहों से लेकर पेड़ों की उन विशाल जड़ों तक, जब ये सब मिट्टी और चट्टानों के अंदर अपनी जगह बनाते हैं तो ये यांत्रिक रूप से पत्थरों को सचमुच चीर कर रख देते हैं। तो अपक्षय ने चट्टानों को कमजोर कर दिया। अब हम इस स्थिर अवस्था से निकलकर एक बहुत ही तेज और विनाशकारी प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का खेल। इसे वृहद संचलन या मास मूवमेंट कहते हैं। एक सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, वो ये कि एकदम शांत दिखने वाले पहाड़ों पर अचानक से भारी भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड क्यों हो जाता है। इसका सीधा सा जवाब उन पहले से कमजोर हो चुकी चट्टानों और गुरुत्वाकर्षण के बीच के गहरे संबंध में छिपा है। वृहद संचलन को समझना बहुत ही सीधा है। ये और कुछ नहीं, बस गुरुत्वाकर्षण बल के सीधे प्रभाव के कारण चट्टानों के मलबे का ढलान से नीचे खिसकना है। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इसमें मलबे को नीचे खींचने के लिए बहते पानी या तेज हवा की कोई जरूरत नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण अकेले ही ये पूरा काम कर देता है। इस संचलन को ट्रिगर करने वाले कारक सच में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि भारी बारिश सीधे मलबे को बहाती नहीं है, बल्कि वह मिट्टी में स्नेहन यानी लुब्रिकेशन का काम करती है। मिट्टी एकदम चिकनी हो जाती है और अपनी पकड़ छोड़ देती है, और बस इसी वजह से अचानक कीचड़ प्रवाह, भूस्खलन या मलबा अवधाव जैसी डरावनी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जहां पलक झपकते ही पूरा का पूरा पहाड़ खिसककर नीचे आ जाता है। आइए इसे अपने भारत के संदर्भ में समझते हैं। हमने अक्सर खबरों में सुना है कि हिमालय में बहुत भूस्खलन होते हैं, है ना? जबकि पश्चिमी घाट में ऐसा इतना नहीं होता। इसका सीधा कारण इनकी भौगोलिक संरचना है। हिमालय की ढलान बहुत ही खड़ी है, वहाँ की चट्टानें नई और अवसादी हैं, और टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी सक्रिय हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी घाट की ढलान कम है और वो बहुत ही कठोर आग्नेय चट्टानों से बना है, जो इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रकृति के असली मूवर्स एंड पैकर्स की ओर, यानी अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और वृहद संचलन में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है ऊर्जा का। अपर्दन पूरी तरह से गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का काम है। इसमें बहती हुई नदियां, तेज हवाएं और धीरे धीरे खिसकते हिमनद चट्टानों को काटते हैं और उस भारी मलबे को अपने साथ मीलों दूर ढोकर ले जाते हैं। एक नदी की यात्रा के बारे में सोचिए। जब नदी ऊंचे पहाड़ से उतरती है तो उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है और वह बड़े बड़े पत्थरों को आसानी से अपने साथ लुढ़का लाती है। लेकिन जैसे ही नदी मैदान में पहुंचती है, ढाल कम हो जाती है और उसकी ऊर्जा भी तेजी से गिरने लगती है। अंत में वह मानो थक सी जाती है। इसी घटती ऊर्जा का परिणाम है निक्षेपण,
यानी डिपोजिशन। नदी सबसे पहले भारी पत्थरों को वहीं छोड़ देती है और अंत में समुद्र तक पहुंचते पहुंचते एकदम बारीक गाद को जमा कर देती है। ये पूरी विनाशकारी प्रक्रिया सुनने में शायद थोड़ी डरावनी लग सकती है, पहाड़ों का टूटना, मलबे का गिरना, लेकिन इसी विनाश के गर्भ से जन्म होता है उस अनमोल चीज का जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका है, यानी मृदा, हमारी मिट्टी। मृदा के इस जन्म को मृदा जनन या पेडोजेनेसिस कहा जाता है। सच कहूं तो ये प्रकृति की एक बहुत ही अद्भुत रेसिपी है। सबसे पहले मृत चट्टानें टूटकर एक परत बनाती हैं जिसे रिगुलित कहते हैं। फिर उस निर्जीव पत्थर के चूर्ण में काई और छोटे छोटे बैक्टीरिया आकर जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस मिला देते हैं। धीरे धीरे वहां छोटी घास उगती है, फिर बड़े पेड़, और देखते ही देखते एक बेजान चट्टान एक धड़कते हुए जीवंत पारिस्थितिक तंत्र की नींव बन जाती है। कमाल है ना? अब मिट्टी कैसी होगी ये मुख्य रूप से 5 कारकों पर निर्भर करता है। पेरेंट मटेरियल यानी मूल पदार्थ, इसका रंग और गुण तय करता है। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी बसाल चट्टान ने ही तो दक्षिण भारत को उसकी वो प्रसिद्ध काली मिट्टी दी है। केंचुए और बाकी जैविक गतिविधियां इसे उपजाऊ बनाती हैं, और वहां की जलवायु ये तय करती है कि मिट्टी बनने की ये पूरी प्रक्रिया आखिर कितनी तेज या धीमी होगी। और इन सभी कारकों में जो सबसे खामोश लेकिन सबसे अहम तत्व है वो है समय। जरा इस बात पर गौर करें, मृदा की सिर्फ 1 इंच परत को बनने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जिन विशाल पहाड़ों को प्रकृति करोड़ों सालों से तराश रही है, उनका अंतिम उभार है वो मिट्टी जिस पर हम आज खड़े हैं। अगली बार जब भी कोई पहाड़, बहती नदी या खेत नजर आए, तो इस अनंत भू आकृतिक यात्रा को याद करना सच में बेहद दिलचस्प होगा। क्या हम इस अनमोल मिट्टी को सहेजने के लिए तैयार हैं? इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।